हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2009 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 6 इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है हमें बेसिकली एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V, जो कि एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे A बिलोंग कर रहे हैं जो कि किसके बराबर है, Aij n क्रॉस n। और यहाँ पे Aij जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल C के अंदर। इस केस में ये जो कैपिटल C है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और साथ ही साथ एक और चीज़ हो रही है कि Aij जो है वो बराबर है -Aj के। और ये जो V वेक्टर स्पेस है वो किसके ऊपर है, ओवर द फील्ड R के ऊपर है। इस केस में ये जो कैपिटल R है वो किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि हमें बतानी है डायमेंशन इस वेक्टर स्पेस V की ओवर द फील्ड R के ऊपर। और जो ऑप्शंस हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में क्या है कि इसकी डायमेंशन जो है वो n² के बराबर होगी। ऑप्शन बी है n² - 1 के बराबर होगी। ऑप्शन डी है n² - n के बराबर होगी। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में क्या है कि n² / 2 के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, डायमेंशन होगी इस वेक्टर स्पेस V की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हमें एक V सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। A = Aij n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इस केस में Aij जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल C के अंदर। और साथ ही साथ एक और चीज़ हो रही है कि Aij जो है वो बराबर है -Aj के। सबसे पहले तो हम इस सेट V के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा कैपिटल A जो है वो बिलोंग कर रहा है V के अंदर, तो इस केस में ये जो कैपिटल A होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये बराबर होगा Aij के, जहाँ पे n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ हो रही होगी कि Aij जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल C के अंदर। इस केस में क्या हो रहा है कि 1 = I, j ≤ n है। अगर मैं इसी Aij को जो है और सिंप्लीफाई वे में कहूँ तो ये Aij जो है वो किसके बराबर होगा, Xij + iota × Yij के। और इस केस में Xij और साथ ही साथ Yij जो है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, कैपिटल R के अंदर बिलोंग करेगा। अगर Aij जो है वो इस तरीके का एलिमेंट होगा तो साथ ही साथ Aj जो है वो किसके बराबर होगा, Xji + iota × Yji। और साथ ही साथ इस केस में क्या हो रहा है कि Xji, Yji जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल R के अंदर बिलोंग कर रहा है। A बिलोंग्स टू अगर V कर रहा है तो साथ ही साथ एक और कंडीशन जो है इस A मैट्रिक्स जो कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इस पे एक और कंडीशन अप्लाई हो रही है। और वो कंडीशन कुछ इस तरीके की है, Aij जो है वो बराबर होगा -Aj के। इसी चीज़ को अगर और सिंप्लीफाइड वे में कहा जाए तो Xij + iota × Yij = होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा Xji + iota × Yji। अब ये माइनस जो है वो अटैक करेगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। Xij + iota × Yij जो है वो बराबर होगा -Xji - iota × Yji के। अब इस इक्वेशन में हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे रियल और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों तरफ इस इक्वेशन के। तो उसके बाद हमें ये चीज़ पता चलेगी कि Xij जो है वो बराबर होगा -Xji के। और साथ ही साथ एक और चीज़ होगी कि Yij जो है वो बराबर होगा -Yji के। यहाँ तक डिस्कस करने के बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो A बिलोंग कर रहा है कैपिटल V के अंदर, इसके डायगोनल एलिमेंट्स किस तरीके के होंगे। इस केस में क्या होगा कि Aij जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल C के अंदर बिलोंग कर रहा है, और डायगोनल एलिमेंट्स के साथ क्या होगा कि I जो है वो J के बराबर होगा। तो उसके बाद ये चीज़ फर्दर किस तरीके की होगी,
AII जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल C के अंदर। इसी AII को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है वो बराबर होगा XII प्लस आयोटा इंटू YII के। और साथ ही साथ डायगोनल एलिमेंट्स के केस में क्या होगा कि ये जो कंडीशन है AIJ जो है वो बराबर है माइनस AJI के। ये कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, AII जो है वो बराबर होगा माइनस AII के, जो कि फर्दर किस चीज़ को इम्प्लाई करेगा कि AII प्लस AII जो है वो बराबर होगा 0 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 2AII जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि AII जो है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ तक हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि डायगोनल एलिमेंट्स के केस में क्या होगा कि AII जो है वो 0 के बराबर होगा। और साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि AII जो है वो किसके बराबर होगा, XII प्लस आयोटा इंटू YII। इस केस में XII और साथ ही साथ YII जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर। क्योंकि AII जो है वो 0 के बराबर है तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी, XII प्लस आयोटा इंटू YII जो है वो 0 के बराबर होगा। इसी 0 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी, XII प्लस आयोटा इंटू YII जो है वो बराबर होगा 0 प्लस आयोटा इंटू 0। अब इस इक्वेशन के केस में हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों तरफ। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी, XII जो है वो 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ YII जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली कि कोई भी मैट्रिक्स V का जो है वो किस फॉर्म का होगा, A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। और इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसकी पहली रो होगी A11, A12, A13 सो ऑन अप टू A1n, जिसकी दूसरी रो होगी A21, A22, A23 सो ऑन अप टू A2n, जिसकी लास्ट रो होगी AN1, AN2 सो ऑन अप टू ANn। और साथ ही साथ AIJ जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल C के अंदर। इस केस में क्या है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू I इज़ लेस देन इक्वल टू n है। और साथ ही साथ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू J इज़ लेस देन इक्वल टू n है। इसी AIJ को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है वो बराबर होगा XIJ प्लस आयोटा इंटू YIJ। और साथ ही साथ XIJ और YIJ जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर। इस केस में क्या है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू I इज़ लेस देन इक्वल टू n है। और साथ ही साथ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू J इज़ लेस देन इक्वल टू n है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि AIJ जो है वो बराबर होगा माइनस AJI के। इस कंडीशन का बेसिकली क्या मतलब है कि A21 जो है वो बराबर होगा माइनस A12 के, A31 जो है वो बराबर होगा माइनस A13 के, A32 जो है वो बराबर होगा माइनस A23 के। और सो ऑन अप टू nth रो के केस में क्या होगा कि AN1 जो है वो बराबर होगा माइनस A1n के, AN2 जो है वो बराबर होगा माइनस A2n के। और साथ ही साथ AN3 जो है वो बराबर होगा माइनस A3n के, एंड सो ऑन। तीसरी कंडीशन ये है कि AII जो है वो 0 के बराबर होगा। और इस केस में क्या है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू I इज़ लेस देन इक्वल टू n है। इस कंडीशन का बेसिकली क्या मतलब है कि A11 जो है वो 0 के बराबर होगा, A22 जो है वो भी 0 के बराबर होगा, सो ऑन अप टू ANN जो है वो भी 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके का कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लेंगे V के अंदर तो उसकी फॉर्म जो है कुछ इस तरीके की होने वाली है, जो कि सेटिस्फाई करेगा इन दोनों कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि AIJ जो है वो बराबर होगा XIJ प्लस आयोटा इंटू YIJ के। दूसरी कंडीशन ये है कि AIJ जो है वो बराबर होगा माइनस AJI के। तीसरी कंडीशन ये है कि AII जो है वो 0 के बराबर होगा। इस पूरी डिस्कशन के बाद हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है V सेट के अंदर उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, जिसकी पहली रो होगी 0, A12, A13 सो ऑन अप टू A1n, जिसकी दूसरी रो होगी माइनस A12, 0, A23 सो ऑन अप टू A2n, जिसकी तीसरी रो होगी माइनस A13, माइनस A23, 0 सो ऑन अप टू A3n, जिसकी nth रो होगी माइनस A1n, माइनस A2n, माइनस A3n सो ऑन अप टू 0।
अगर मैं बात करूँ रो नंबर 1 की, तो रो नंबर 1 क्या है, 0 A12 A13 सो ऑन अप टू A1n। इसमें बेसिकली कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। और इस केस में क्या हो रहा है कि A11 जो है वो 0 के बराबर है, मतलब कि A11 की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। मतलब कि टोटल n-1 एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो हमने असाइन करनी है। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, A12, A13 सो ऑन अप टू A1n। और इस केस में क्या है कि ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल C के अंदर। तो इसका क्या मतलब है कि A12 जो है वो बराबर होगा x12 प्लस आयोटा इंटू y12। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है रियल की फील्ड में लिखेंगे तो टोटल 2 हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए ताकि हम उसे लिख सकें। तो A12 को लिखने के लिए हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, टोटल 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए ताकि हम लिख सके A12 को। क्योंकि इस केस में क्या है कि जब भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना पड़ता है रियल फील्ड के अंदर तो उसमें हमें टोटल 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए होते हैं। एक आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए होता है हमें रियल पार्ट के लिए और दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो हमें चाहिए होता है इमेजिनरी पार्ट के लिए। इसलिए जब भी हमें A12 को लिखना है तो उसके लिए हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए। सिमिलरली A13 जो कि किसके बराबर है, x13 प्लस आयोटा इंटू y13 के, इसके लिए भी हमें टोटल 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए ताकि हम लिख सके A13 को। सिमिलरली A1n जो कि किसके बराबर है, x1n प्लस आयोटा इंटू y1n के, इसके लिए भी हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए ताकि हम लिख सके A1n एलिमेंट को। और ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n-1 एलिमेंट्स है इस रो 1 के अंदर। तो टोटल हमें कितने चाहिए, 2 इंटू n-1 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए ताकि हम लिख सके रो 1 एक मैट्रिक्स A की जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल V के अंदर। अगर मैं बात करूँ रो 2 के केस में तो हमारी रो 2A मैट्रिक्स की कुछ इस तरीके की होगी, -A12 0 A23 सो ऑन अप टू A2n। इस रो 2 में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। A22 इक्वल टू 0 के बराबर है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई है। और साथ ही साथ -A12 की वैल्यू भी जो है वो फिक्स कर आए हैं हम रो 1 से। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज अभी तक असाइन नहीं हुई है, दैट इज n-2 एलिमेंट्स है। और वो कौन कौन से हैं, A23 A24 सो ऑन अप टू A2n। इस केस में क्या हो रहा है कि A2j जो है वो किसके बराबर है, x2j प्लस आयोटा इंटू y2j। और इस केस में क्या हो रहा है कि x2j और साथ ही साथ y2j जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R के अंदर। इस केस में j की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, 3 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू n है। जैसा कि हम रो 1 के अंदर डिस्कस करके आए थे तो रो 2 के केस में भी क्या होगा कि A23 के लिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, 2। A24 के लिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, सो ऑन अप टू A2n के लिए भी जो है टोटल 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए ताकि हम इन एलिमेंट्स को लिख सकें। और ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n-2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 2 इंटू n-2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमें चाहिए ताकि हम लिख सकें हमारी रो 2 को जो कि मैट्रिक्स A की होगी। और ये मैट्रिक्स A जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल V के अंदर। इसी तरीके से जो है हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को। तो उसके बाद हमारा A मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जिसकी पहली रो है 0 A12 A13 सो ऑन अप टू A1n।
जिसकी दूसरी रो है -A12 0 A23 सो ऑन अप टू A2n, जिसकी तीसरी रो है -A13 -A23 0 A34 सो ऑन अप टू A3n, और जिसकी nth रो है -A1n -A2n सो ऑन अप टू ANn, और ये जो है वो एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। जैसा कि हम डिस्कस करके आए कि रो नंबर 1 के लिए हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, 2 इंटू n-1 आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, ताकि हम लिख सके रो नंबर 1 को। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि रो नंबर 2 को लिखने के लिए हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, 2 इंटू n-2। सिमिलर वे में थर्ड रो को लिखने के लिए हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, 2 इंटू n-3। सो ऑन अगर हम n रो की बात करें तो इसके लिए हमें टोटल कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, 2 इंटू 1 आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए, ताकि हम लिख सके इसकी nth रो को। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ V जो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू राइट द सेट V कंप्लीटली। जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स जितने हमें चाहिए, ताकि हम लिख सके रो नंबर 1 एक मैट्रिक्स A की, जो कि कंटेन्ड होगा इस V सेट के अंदर, 2 इंटू n-1 के बराबर होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स जितने हमें चाहिए, ताकि हम लिख सके रो नंबर 2 एक मैट्रिक्स A की, जो कि कंटेन्ड है इस सेट V के अंदर, जो कि किसके बराबर आया था, 2 इंटू n-2। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, ताकि हम लिख सके रो नंबर 3 को एक मैट्रिक्स A की, जो कि कंटेन्ड है इस सेट V के अंदर, वो किसके बराबर आया था, 2 इंटू n-3 के। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए, ताकि हम nth रो लिख सके एक मैट्रिक्स A की, जो कि कंटेन्ड है इस V सेट के अंदर, जो कि किसके बराबर आया, 2 इंटू 1 के। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सभी चीज़ों को जो है ऐड करेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन मिलेगी V सेट की। सो ऑन दी होल हम ये चीज़ कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ V जो किसके बराबर होगा, 2 इंटू n-1 प्लस 2 इंटू n-2 प्लस 2 इंटू n-3 सो ऑन अप टू 2 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी टर्म्स में से जो है 2 को कॉमन आउट करेंगे, तो उसके बाद क्या मिलेगा, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 सो ऑन अप टू प्लस 1। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सम होता है फर्स्ट n टर्म्स का, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n, ये किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। और हमारे क्वेश्चन के केस में क्या हो रहा है कि n की जगह क्या है, n-1 है, तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस टर्म्स जो है वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n-1, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। जिसके बाद ये चीज़ फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस 2 से, तो उसके बाद ये चीज़ किसके बराबर होगी, n इंटू n-1 के, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा n² माइनस n के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज़ पता चली कि डायमेंशन जो है V की वो किसके बराबर आएगी, n² माइनस n के बराबर होगी। और n² माइनस n जो है वो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन सी से।